नमस्कार। तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं। उत्तराखंड की खबरों का वक्त हो चला है। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आज का दिन बड़ा दिन था, बजट पेश हुआ है और ऐसे में केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसकी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद ये जो बजट था वो स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ गरीबों और किसानों के लिए बेहतरीन बजट है। वहीं अब उत्तराखंड के बजट से भी लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। साल 2021-22 में केंद्र सरकार कैसे विकास की रफ्तार और तेज करेगी, इसी पर फोकस करते हुए आम बजट संसद में पेश किया गया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मोदी सरकार के बजट की खुलकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि केंद्र का बजट मुख्य रूप से 6 स्तंभ हैं, जिसमें हेल्थ केयर, समावित विकास, नवाचार, मानव जीवन में नवपूंजी का संचार और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इन 6 स्तंभों पर विशेष फोकस किया गया है। मुख्य रूप से इस बजट के 6 स्तंभ हैं। पहला हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में 137% की वृद्धि की गई है। जो आधारभूत संरचना है उसमें भी 34.5% की वृद्धि की गई है। समावेशी विकास, नवाचार, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, इन 6 स्तंभों पर विशेष फोकस किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% की बढ़त को सीएम ने बड़ा कदम बताया। वहीं शहरों के लिए भी जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा और अगले 5 साल में हर घर में पानी का कनेक्शन होगा। इसके अलावा स्वस्थ भारत योजना और पोषण योजना को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। सीएम ने कहा कि किसान का विकास पीएम मोदी के एजेंडे में है, जबकि रूरल डेवलपमेंट फंड को 40,000 करोड़ कर दिया गया है। वहीं त्रिवेंद्र सरकार चुनावी साल के अपने बजट में क्या सौगातें देगी, ये मार्च के पहले हफ्ते में साफ हो जाएगा। अपना बजट सत्र 1 से 9 मार्च गैरसैंण में होगा। कोरोना जैसी मुश्किल के बावजूद मोदी सरकार के बजट से राज्य सरकार खुश और संतुष्ट है। लेकिन राज्य सरकार इस बार का बजट किस एजेंडे और प्लान के साथ तैयार कर रही है, उसका पिटारा अगले महीने गैरसैंण में खुलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वहीं राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने इस बजट में पेट्रोल और डीजल पर जो कृषि सेस लगाया गया है उसको जरूरी बताते हुए कहा है कि इससे फायदा मिलेगा। सुबोध उनियाल हरिद्वार के बुग्गावाला में मशरूम और शिमला मिर्च के एक ऑटोमेटिक प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसमें सेस का मतलब ये होता है कि उस सेक्टर में क्या फर्दर रिफॉर्म्स करने हैं वो उस पर खर्चा किया जा सके। तो ये अच्छी शुरुआत है। कृषि सेस लगाने से निश्चित रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो ढांचागत सुविधाएं चाहिए, उसमें फायदा मिलेगा। और वहीं आम बजट पर अनिल बलूनी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि बजट गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के साथ ही देश में सर्वांगीण विकास का बजट है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, जिन्होंने आम बजट 2021-22 को गांव, गरीब, किसान और देश के सर्वांगीण विकास को समर्पित बताया है। और बात विपक्ष की करें तो खटीमा पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बजट को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में ग्रामीण, बेरोजगार, मध्यम वर्ग, सरकारी विभाग के कर्मचारियों को मायूसी किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निराशा को और बढ़ाएगा और बेरोजगारी भी इसके बाद बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट के माध्यम से कंजम्पशन को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। और वहीं देहरादून पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी बजट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आत्मनिर्भर भारत और नई शिक्षा नीति का खूब प्रचार करती है, लेकिन बजट में इनके लिए कुछ भी नहीं। ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी भी लागू की, लाए थे। उसमें लिखा था नई एजुकेशन पॉलिसी में कि हम 6% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करेंगे
और वो नई एजुकेशन पॉलिसी का उसी को आधार बनाया था। उसकी खूब चारों तरफ केंद्र सरकार के मंत्री तारीफ करते घूम रहे हैं, जी बड़ी अच्छी पॉलिसी है, बड़ी अच्छी पॉलिसी है। तो 6% जीडीपी का तो इसमें लाए नहीं, आप तो 2% भी नहीं लेके आए। तो इसका मतलब वो सिर्फ एक जुमला है नई एजुकेशन पॉलिसी। और आत्मनिर्भर भारत बनेगा अगर आप शिक्षा पे खर्च नहीं करोगे देश की, तो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देहरादून में चल रहे पुलिस सम्मेलन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 5 पुलिस लाइन को हाईटेक किया जाएगा। एक आईआरबी बटालियन गैरसैंण में खुलेगी जिसमें 900 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। साथ ही राज्य के लिए एंटी ड्रग्स पॉलिसी भी बनेगी, क्योंकि अभी हमने हाल के दिनों में देखा कई जगह ऐसे नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी गई है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आपात सेवाओं के लिए पुलिस को भी हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जाएगा। पुलिस का नया मुख्यालय भवन भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। एक बटालियन, ये IRB 3, अभी 2 हैं, एक तीसरी गैरसैंण में उसका बनाई जाएगी, वो गैरसैंण में खोली जाएगी, जिसमें लगभग 800 के करीब 800-900 के करीब जवान और अधिकारी होंगे। जो 5 पुलिस लाइन है जिनके काफी जर्जर स्थिति हो गई है ऐसे, और उसमें 5 ये आप इनको दे देना बाद में, उन 5 पुलिस लाइनों का उच्चीकरण करने की मैंने यहाँ पर घोषणा की है। अभी राज्य में एंटी ड्रग पॉलिसी नहीं है, तो कहा गया कि एंटी ड्रग पॉलिसी बनाएं ताकि उस पॉलिसी के तहत, उस नीति के तहत आगे चल करके काम किया जा सके। पुलिस लाइनें जो पुरानी हैं, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ कि इनके भवन जर्जर हो चुके हैं, तो इसमें नए प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे, इनको सुधारा जाएगा। इसी तरह से एक उन्होंने कहा कि IRB 3 का गठन जो है, पहाड़ों में अभी तक हमारी एक भी बटालियन नहीं थी, तो पहाड़ों में फिर फोर्स को जाने में बहुत समय लगता था। गैरसैंण में जैसे विधानसभा खुल गई है तो वहाँ ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने गैरसैंण के क्षेत्र में एक IRB 3 के लिए एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि उसको वहाँ खोला जाएगा। और अब बात करते हैं भारत नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रास्तों की। तो कोरोना के चलते जो रास्ते बंद हुए थे नेपाल की तरफ से तो खोल दिए गए हैं, लेकिन भारत की तरफ से अब भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उत्तराखंड की 275 किलोमीटर की सीमा है जो नेपाल से लगती है, और इस बॉर्डर पर 8 जगह पर दोनों देशों के बीच आवाजाही होती है। तो लॉकडाउन के बाद से ही ये आवाजाही बंद है। नेपाल सरकार ने पहल कर दी है और उम्मीद जता रही है कि भारत भी इस बारे में जल्द ही कोई निर्णय लेगा। दरअसल अगर नेपाल और भारत की बात करें और पिथौरागढ़ जिले की हम बात करें तो यहाँ से लोग रोज आना जाना करते हैं, खासतौर पर मजदूर बड़ी संख्या में आते हैं भारत में, तो ऐसे में दिक्कतें भी हो रही हैं। नेपाल के जो मुख्य जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा यह अवगत कराया है कि उनके शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पुलों को खोला जाए। इस संदर्भ में उनका आधिकारिक रूप से पत्र जो है अभी प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार हम अपने शासन स्तर पर इसको विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। शासन की अनुमति के उपरांत ही उसको खोलने की कार्रवाई करें। तो चंपावत जिले से भी नेपाल की सीमा लगती है और फिलहाल रास्ता खोले जाने को लेकर यहां चंपावत प्रशासन में भी असमंजस बना हुआ है। प्रशासन के पास केंद्र और राज्य की तरफ से भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल में आवाजाही के किसी तरह के भी आदेश नहीं है। हालांकि नेपाल सरकार ने अपनी तरफ से बॉर्डर खोल दिया है, जबकि भारत सरकार ने 4 महीने पहले से ही नेपाली नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी थी। वहीं भारतीय नागरिक नेपाल नहीं जा पा रहे हैं। दोनों देशों का व्यापार इससे प्रभावित हो रहा है। भारत की तरफ से अभी पूर्णतः नेपाल के लिए जो है लोगों को आना जाना अभी नहीं है, और इस संबंध में नहीं अभी हमारे पास कोई राज्य सरकार से या भारत सरकार से निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसा कि वित्तीय विभाग था कि आज 1 तारीख से नेपाल सीमा भारत के लिए भी खुल जाएगा, जहां पर लोग निर्विवाद रूप से जैसे पूर्व में जाते थे जाएंगे। लेकिन अभी SDM द्वारा जब पता किया गया वहाँ पर, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ SOP जारी होनी है जो कोविड-19 के तहत, तो उसके बाद ही कुछ इसमें वहाँ जाने के लिए खुल पाए। चलिए बात राजनीति की करते हैं। तो देहरादून पहुंचे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। तो मनीष सिसोदिया ने 70 विधानसभाओं के लिए 70 वीडियो वैन किए, जिसके जरिए 350 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और 6500 जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में 300 जनसभाएं अलग से की जाएंगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप द्वारा दिल्ली में अस्पताल से लेकर शिक्षा में किए गए बदलाव को जनता के सामने रखा जाएगा। पार्टी यहाँ पर उत्तराखंड में भी केजरीवाल
नाम से एक कैंपेन लॉन्च कर रही है और इस कैंपेन का लक्ष्य है उत्तराखंड के गांव-गांव तक पहुंचना, जाके जनसंपर्क करना, परिवारों से संपर्क करना और सक्रिय सदस्यों की संख्या बढ़ाना। अमेजन प्राइम के फर्जी लिंक पर क्लिक करना देहरादून की एक महिला को भारी पड़ गया। फर्जी लिंक पर क्लिक करते ही महिला को एक फोन आया और उस अनजान शख्स ने महिला से ओटीपी यानी कि जो वन टाइम पासवर्ड होता है पूछा और महिला ने भी दे दिया। लेकिन जैसे ही महिला ने ओटीपी दिया तुरंत उसके खाते से 2 लाख रुपए उड़ गए। महिला ने इसकी शिकायत साइबर थाना देहरादून में की है और मामले की पड़ताल की जा रही है। उन्होंने नेट पे एक नंबर सर्च करा तो एक नंबर उन्हें प्राप्त हुआ। उस नंबर पे उन्होंने कॉल करा, उनसे बात हुई, तब जाके क्या बोलते हैं उन्हें उस कॉलर ने लिंक दिया। उस कॉलर ने जब उनको लिंक दिया तो उन्होंने उस लिंक पे क्लिक करा। क्लिक करते ही उनके अकाउंट से 2 बारी में 99,000 रुपए 2 बार में कट गए। बाद में उन्हें पता लगा कि मेरे अकाउंट से फ्रॉड हो गया, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। इसकी उन्होंने तुरंत बैंक को सूचना दी, अपना अकाउंट ब्लॉक करें। साइबर थाने में मुकदमा कायम हुआ। कोटद्वार में लैंसडाउन थाना में गुमखाल पुलिस के चेकिंग के दौरान GMOU के बस ड्राइवर और कंडक्टर को गांजा की तस्करी करते पकड़ा है। पुलिस को तस्करों के पास से 13 किलो गांजा मिला है। बस ड्राइवर और कंडक्टर नैनी डांडा से कोटद्वार में गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने तस्करी कर रहे दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। दोनों बैग जो हैं ड्राइवर और कंडक्टर के थे। सवारियां पूछी तो सवारियों ने अपने अपने बैग अंदर अपनी सीटों पे ही रखे हुए थे। 15 सवारियां गाड़ी में थी। तो स्पष्ट रूप से बैग जो है दोनों के दोनों ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा कहीं डिलीवर किए जाने थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब बात करते हैं शहादत की और शहीदों के परिजनों की। वाकई में जिसका अपना बेटा शहीद हो जाए कितना बड़ा दिल चाहिए उसके लिए एक मंदिर बनाना, उसके प्रतिमा की स्थापना करना। तो ऐसा ही हुआ है। दरअसल 2 नवंबर 2017 को कश्मीर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए सूरज तोपाल शहीद हुए और सूरज युवाओं के लिए सेना में जाने की प्रेरणा बने। इसके लिए उनके पिता ने चमोली में अपने बेटे के नाम की प्रतिमा की स्थापना की और साथ में एक म्यूजियम भी बनाया है, एक संग्रहालय भी बनाया है जिससे युवा शहीद के अदम्य शौर्य और साहस की गाथा से प्रेरित हो सके। जी अगर मैं इस कार्य को करूंगा तो आने वाले भविष्य पीढ़ी सब देखेंगे और कहेंगे कि ये किसकी प्रतिमा है, तो सबको पता लगेगा कि एक अमीर शहीद सूरज सिंह की है, उसने क्या क्या किया। इसलिए सभी बच्चों को प्रेरणा देने के लिए मैंने ये मूर्ति का अनावरण किया। नैनीताल में पार्किंग न होने से जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर सरकार से पार्किंग की लगातार मांग हो रही है और इस बार विधानसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाले, क्योंकि जब पर्यटन सीजन होता है तो आम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। पर्यटन सीजन हो चाहे वीकेंड की भीड़, नैनीताल में जाम का जाम लोगों को ऐसे ही परेशान करता है। कारोबारियों की मांग के बाद भी अब तक नैनीताल के नारायण नगर में पार्किंग सैद्धांतिक सहमति से आगे नहीं बढ़ सकी, तो चुनावी साल में पार्किंग की उम्मीद कारोबारियों को होने लगी है। हालांकि पिछले 26 जनवरी के दौरान शहर में जाम का जो हाल रहा उससे आम से लेकर खास सब परेशान रहा। ये आप देख रहे हैं, अभी 26 जनवरी हुई थी, उसमें प्रॉब्लम हुई थी। तो मेरी यही अपील आपके माध्यम से कि इस पार्किंग को जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए। अगर मल्टी स्टोरी पार्किंग बन जाए तो उसको भी फटाफट बनाया जाए। नैनीताल पार्किंग समस्या ही नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। पिछली सरकार ने 5 करोड़ की घोषणा पार्किंग के लिए की थी, तो वर्तमान सरकार ने भी नारायण नगर में बहुमंजिला पार्किंग देने की घोषणा की है। हालांकि पिछले साल सरकार नए प्लान के साथ आधुनिक हाइड्रोलिक पार्किंग से अधिक वाहनों को पार्क करने के लिए प्लान तैयार किया है। हमने इसके लिए भी 80 लाख रुपए का अभी प्रथम चरण में एक प्रोजेक्ट भेजा है जो कि KMVN के माध्यम से होगा, जिसमें हम इस 25 बीघा का समतलीकरण करेंगे। वो विकसित करके हमारी कोशिश है कि इस समय में हम लगभग 400 से 500 गाड़ियों की पार्किंग के लिए आने वाले समय में वहां पर भी प्रारंभिक रूप से जगह बना लें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद IIT दिल्ली ने भी पार्किंग की संभावनाओं पर काम किया, लेकिन जिला विकास प्राधिकरण द्वारा सूखा ताल में छोटी पार्किंग बनाने से ज्यादा कुछ नहीं हो सका। अगर जल्द ही बड़ी पार्किंग का निर्माण नहीं हो सका तो 2022 के चुनाव में पार्किंग बड़ा मुद्दा रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
और अब बात करेंगे टिहरी लेक फेस्टिवल की। तो 16 और 17 फरवरी को ये महोत्सव होना है, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज है। और इस बार लेक फेस्टिवल को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा पर्यटकों के लिए लुभावना बनाने के लिए प्रशासन द्वारा तहसील स्तर पर 4 से 6 फरवरी को सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग कंपटीशन भी रखा गया है। पूरे जनपद में एक उत्साह का माहौल बनाने के लिए हम लोगों ने इस बार कुछ सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, जिसके ऑडिशन 4 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। 4 को सबसे पहले होगा सिंगिंग कंपटीशन, 5 को डांस कंपटीशन और 6 तारीख को पेंटिंग कंपटीशन। रुद्रप्रयाग में एक और जहां पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर सड़क सुरक्षा माह बनाकर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है और जन जागरूकता फैलाने को लेकर स्थानीय कलाकार और छात्र भी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र की मदद से स्थानीय कलाकार, स्कूली बच्चों ने सड़क के किनारे देखिए जरा किस तरह की उन्होंने पेंटिंग की है और इस पेंटिंग के जरिए बड़ा आकर्षक तरीका अपनाकर लोगों को सड़क पे चलने के दौरान जो नियम अपनाने उसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। जंगलों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए संदेश यहाँ लिखे गए हैं। नहीं, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए और अपनी गढ़वाली भाषा को आगे बढ़ाने का भी ये काम करेगी। और मैं चाहता हूँ कि गढ़वाल में गढ़वाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग हो, जिससे कि हमारी गढ़वाली भाषा को एक ताकत मिलेगी और गढ़वाली भाषा का प्रचार प्रसार होगा। रुद्रपुर नगर निगम ने कल्याणी नदी को साफ करने का बीड़ा उठा लिया है। नगर निगम ने कल्याणी नदी को साफ करने की शुरुआत करते हुए कहा है कि जीवनदायिनी कभी नदी थी, लेकिन आज जब इसका स्वरूप बिगड़ गया है, लुप्त हो रहा है, तो ऐसे में संगठनों को भी कई सामने आना चाहिए। तो लोग भी अब इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए मदद दे रहे हैं। कल्याणी नदी कभी हमारी लाइफलाइन कही जाती थी, रुद्रपुर की एक जीवन रेखा कही जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक गंदे नाले में तब्दील हो गई है। तो हम नगर निगम की तरफ से हम लोगों ने कल्याणी नदी सफाई अभियान चलाने का प्रयास है। तो ये थी खबरें उत्तराखंड की। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।